आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे बिहार के नवादा से सामने आ रही है, जहां पर डीएम ने कोरोना का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि नवादा के डीएम ने अपने आप को टीका लगवाया है। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कोरोना का टीका लगवाया है। टीका लगवाने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। उनके अलावा सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती और रजौली अनुमंडल पद अधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी कोरोना का टीका लगवाया था। डीएम यशपाल मीणा ने टीका लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। उन्होंने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि जब भी आपको बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, डीआईओ डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर सुधा शर्मा भी उपस्थित थे। वहीं आपको बता दें कि जिले में अब तक 7,249 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आज 6 फरवरी 2021 से हम लोगों के यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और जो बाकी अन्य जो लाइन ऑफिसर्स हैं उन सबका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। तो इस क्रम में हम लोगों ने आज वैक्सीनेशन लिया है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, सभी नवादा जिला वासियों से अनुरोध रहेगा कि वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने वैक्सीन लिया और मैं आशा करूंगा और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब भी आप लोगों का टर्न आए तो ज़रूर वैक्सीनेशन लें और तब तक अपना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का और जो हम लोगों के बाकी जो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, वो निरंतर उसका अनुपालन करते रहें और वैक्सीनेशन की टर्न आने पे जरूर वैक्सीनेशन। आज बिहार के पूर्वी चंपारण से खबर सामने आ रही है, जहां पर टीकाकरण सत्र का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें कि टीकाकरण सत्र के शुभारंभ के बाद डीएम ने टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया है। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से आ रही है, जहां पर टीकाकरण सत्र का शुभारंभ किया गया। वहीं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के डीएम कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने टीकाकरण स्थल पहुंचकर सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर मौजूद जिलाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनको ये जरूर लेना चाहिए। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस विभाग के पदाधिकारी, होमगार्ड के पदाधिकारी, जेल के पदाधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिले की जो है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और रेवेन्यू के कर्मियों को ये टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पे लगभग 4,000 के करीब होम डिपार्टमेंट के पर्सनल है, उसके बाद 500 के करीब जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टीका लेंगे। सभी पुलिस कर्मियों को टीकाकरण का आज से प्रारंभ हुआ है पुलिस केंद्र में और हमने और डीएम साहब ने सर्वप्रथम टीका लिया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि पूरे ज़िले में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, होमगार्ड, सिपाही, चौकीदार और जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे, लगभग 4,000 से ज़्यादा हो जाएंगे सभी की संख्या। तो उन सभी को हम लोग चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाना सुनिश्चित करेंगे और जैसा कि टीका लगाने के संबंध में आपने पूछा, तो इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग पूर्व में भी लगा चुके हैं और आज हम लोगों ने भी लगाया है और सब कुछ ठीक है। खबर बिहार के सहरसा से सामने आ रही है, जहां ग्राम वाहन मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आयोजन किया गया। वहीं खबर बिहार के सहरसा से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन मेले का आयोजन शहर के स्थानीय स्टेडियम परिसर में किया गया, जिसका उद्घाटन सहरसा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने। शिविर में कुल 20 से 25 लोग थे। दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का शुरुआत किया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि यह 7वें चरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अभी तक कुल 746 लोगों को सरकार की तरफ से योजना मिल चुका है, योजना का लाभ मिल चुका है। वही 7 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। लाभार्थियों को 1 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाते हैं ताकि वे 1 लाख रुपए से गाड़ी निकाल सकें और रोजगार के लिए
लोगों को अन्य राज्य न जाना पड़े। वहीं जिले की तमाम पंचायतों के साथ लोगों को शिविर में योजना का लाभ दिया जाता है। वहीं लाभार्थियों ने भी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब हम लोग कोरोना काल में दूसरे राज्यों से आए थे, अब हम लोग को प्रदान किया गया व अन्य राज्य रोजगार के लिए किए जाएंगे। सरकार के कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और अब हम लोग अपने ही शहर में रहकर कमाकर अपने परिवार का भरण और पोषण कर सकेंगे। आज मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आज वाहन शिविर लगाया गया स्टेडियम में। इसके तहत अभी सप्तम चरण में चयनित जो लाभुक थे जिन्होंने गाड़ी खरीद लिया और इनका भुगतान हो चुका है, उनको फिजिकली गाड़ी हैंडओवर किया गया है। साथ ही साथ जो चयनित लाभुक जो गाड़ी नहीं खरीदे थे उनके लिए एजेंसी के लोग यहाँ आए हुए हैं, वो अपना पसंद से गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको भी ऐसा शीघ्र भुगतान हो जाएगा। तो टोटल हम लोग का लक्ष्य 1057 है प्रति पंचायत 7 के लक्ष्य के हिसाब से। तो आज के डेट में 746 लोगों ने गाड़ी खरीदा और भुगतान भी उनका हो चुका है। और शेष लाभुक जो आज 30-40 खरीदेंगे गाड़ी, उनका भी भुगतान एक सप्ताह कर दिया जाएगा। और जो व्यक्ति बचेगी उसको हम लोग फिर से नए सिरे से हम लोग आवेदन प्राप्त करके उसको चयन करके गाड़ी खरीदवाएंगे। खबर बिहार के नवादा से सामने आ रही, जहां एक बस पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी होने की खबर है। आपको बता दें कि खबर बिहार के नवादा से है। टाटा से चलकर बिहार शरीफ आ रही थी शिव शक्ति बस घाटी में पलट गई। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दर्जन भर से अधिक लोग जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस नवादा रजौली पथ NH31 पर करखुद घूटी में पलट गई। घटना के संदर्भ में घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी के संदर्भ आने के कारण बस घाटी में जा पलटी। सभी जख्मी नालंदा जिले के ही रहने वाले हैं। वहीं मरने वालों की एक महिला टाटा की है और एक महिला नालंदा जिले की है। सभी जख्मियों को एम्बुलेंस के द्वारा रजौली अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं 4 लोगों को गंभीर हालत के चलते उन्हें नवादा सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। खबर बिहार के नवादा से सामने आ रही, जहां ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही पर हमला हो गया। आपको बता दें उस पर पथराव किया गया, पथराव में सिपाही जख्मी हो गया। बिहार के नवादा से खबर आ रही है, कक्षा इंटर की परीक्षा के दौरान आज जिला मुख्यालय में नवादा के अतुआ रोड स्थित मानस भारती एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स परीक्षा केंद्र पर पथराव हो गया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल सिपाही पिंटू कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सिपाही ने बताया कि उनकी तैनाती मानस भारती परीक्षा केंद्र पर है। सुबह जब वो पहुंचे तो देखा कि कई लोगों ने केंद्र के मुख्य द्वार के आसपास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। उन्होंने बाइक लगाने वालों को मना करना शुरू कर दिया। उनके मना करते ही कुछ लोग उग्र हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने ईंट चला दी, जिससे वे जख्मी हो गए। ईंट चेहरे पर आ लगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। इधर लोगों के बीच चर्चा है कि परीक्षा में काफी सख्ती बरती जा रही है, जिससे छात्रों में नाराजगी दिख रही है। एक दिन पहले इसी केंद्र पर परीक्षा दे रहे छात्र ने कॉपी फाड़ दी थी। उस छात्र का कहना था कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल कोचिंग बंद रहे, अब परीक्षा में सख्ती बरती जा रही है। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से सामने आ रही है, जहां पर 3 जंगली सुअरों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि 3 लोगों पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया है। राहगीरों की मुश्किलें बचाई गई हैं। आपको बता दें खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से आ रही है, जहां जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ के ग्राम नगना का है, जहां एक जंगली सुअर के हमले का ग्रामीण शिकार हो गया। जंगली सुअर के हमले से 3 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं तीनों घायलों को नांदघाट अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीनों ग्रामीणों को डॉक्टर ने रेफर कर दिया। बता दें कि तीनों लोगों की जंगली सुअरों से राहगीरों ने जान बचाई। अन्य ग्रामीणों ने निजी वाहन से तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों को नोटिस भेजा गया है। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से सामने आ रही है, जहां मानपुर ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों को पुलिस ने नोटिस भेजा है।
नक्सलियों से जान का खतरा बताया जा रहा है और साथ ही सुरक्षित स्थान पर जाने का नोटिस दिया गया है। कुछ माह पूर्व नक्सलियों ने हिट लिस्ट जारी की थी। आपको बता दें कि अब तक नक्सली 4 लोगों की हत्या कर चुके हैं। वहीं राजनांदगांव एसपी डी श्रवण ने इस बात की पुष्टि की है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर लोक संगीत किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर गीत संगीत के साथ पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों में विकास पहुंच रहा है। बस्तर संभाग में कला जत्थों के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रभावी प्रचार किया जा रहा है। वहीं स्थानीय बोलियों में रोचक नाटकों, गीतों के माध्यम से जानकारियां भी दी जा रही हैं। बस्तर की शामों को एक बार फिर से मंदिर की थाप और लोकगीतों की स्वर लहरियां नमे करने लगी हैं। गांव-गांव में पहुंच रहे कला जत्थों के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक वातावरण लौट रहा है, बल्कि ग्रामीण बेहतर जिंदगी जीने के लिए भी प्रेरित हो रहा है। उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। साथ ही यह भी पता चल रहा है कि इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। बस्तर संभाग के सुकमा जिले के सबसे अधिक संवेदनशील और पहुंचविहीन क्षेत्रों में शामिल जगरगुंडा और चितलानगढ़ से लेकर बिजारपुर जिले के गंगालपुर बासुगाड़ा तक और नारायणपुर जिले के अमुल के बीहड़ों में पहुंचकर ये लोक कलाकार नाटक, गीत और संगीत के माध्यम से शासन की योजनाओं को जानकारी दे रहे हैं। खबर हरियाणा के झज्जर से सामने आ रही है, जहां एक बाप ने अपनी 7 साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि हरियाणा से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक बाप ने 7 साल की मासूम को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला झज्जर के गांव डीघल का है। वहीं आरोपी पिता अभी फरार है। गर्दन पर किए गए वार से मासूम ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। पत्नी ने बयान दिया है। बयान पर आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी पिता नशे का आदी था। उसने अपने मासूम बेटे पर भी वार किया था। वहीं सरकारी अस्पताल में आरोपी का बेटा उपचाराधीन है। झज्जर में एक गांव एक कलयुगी पिता ने अपनी 7 साल की मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। हमले के दौरान आरोपी ने अपने बेटे पर भी हमला किया है, जो कि अभी घायल अवस्था में है। आनंद ने अपनी लड़की का कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर दिया है, जिस पर मैं अपने मुलाजिमों के साथ वहाँ पर पहुँचा। जो लड़की दीपिका घर में बने कमरे के अंदर बेड पर पड़ी थी, जिसके बाएं कान के पीछे घाव था, जिसकी मौत हो चुकी थी। जो दीपिका की मम्मी ललिता ने दरखास्त दी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में। क्या शिकायत दी है सर? उसने दी है कि मेरे घर वाले ने मेरी लड़की का। कारण क्या? कारण तो नशे का। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां एक पानी के टैंक में 1.5 साल का मासूम डूब गया। उसके डूबने से मौत हो गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में हाउसिंग बोर्ड कंपनी को पानी के टैंक में डूबने से 1.5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 56 में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 1.5 साल के मासूम का शव 4थी मंजिल पर रखी पानी के टंकी में मिला। पानी के टैंक में बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, तो आनन फानन में स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं बच्चों के परिजनों ने बच्चे की हत्या कर शव को टंकी में डालने का शक जताया है। घटना कल देर शाम फरीदाबाद के सेक्टर 56 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है, जहां पर अचानक घर के बाहर खेलते खेलते बच्चा गायब हो गया। उसके बाद परिजनों ने आसपास खूब तलाश की, लेकिन किसी ने बच्चे का पता नहीं बताया। फिर आखिर में उन्हें पड़ोस के ही कुछ बच्चों ने बताया कि उनके बच्चे का शव पानी की टैंक में है। तब उन्होंने 4थी मंजिल पर जाकर टैंक में देखा तो बच्चे का शव टैंक में ही मिला। आपको बता दें कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जल्द दोषी को खोज कर निकाला जाएगा।
सर जानबूझ के की है जी हत्या उसकी। अच्छा, उसकी जांच जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए सर। कब गायब हुआ था, कैसे हुआ था बच्चा गायब? ये सर ये नहीं पता, ये कल 3-4 बजे के बीच में, ये 3:30-4 के बीच में वो हुआ जी कांड। शाम को 6 बजे करीब बच्चा मिला है जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया उसके बाद जब सूचना मिली कि बच्चा कैसे मिला था? बच्चा सूचना जब मिली थी, दो बच्चों ने उन्होंने 2 बंदे निकाल कर ले गए वहाँ कैलाश हॉस्पिटल ले गए। कैलाश हॉस्पिटल में सर मना कर दी उस बच्चे की। नहीं, आपको कैसे पता लगा कि बच्चा टंकी में? बच्चा यो किसी ने बच्चों ने बताया था, वो जो बच्चों ने बताया जब निकाल कर लाए हैं, इसमें आपका बच्चा पड़ा हुआ तो है। बच्चों ने देखा था बच्चे को वहाँ पे? हाँ, बच्चा ने देखा था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ये कर लिया है। हम पूछे, हमने इनसे पता किया, इन्होंने बताया हमें डाउट है कि किसी ने मार के पानी की टंकी में डाला है। इन्होंने अपनी लिखित शिकायत पेश की है, जिसके ऊपर FIR लॉन्च कर दी गई है और तफ्तीश जारी है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में दुकानों में काम कर रहे नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया और दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। घटना ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में मारपीट की है, जहां पर स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में दुकान पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं और उनको 1098 पर नाबालिग बच्चों से काम कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम गठित की और बाजार में उन दुकानों पर जा पहुंचे जहां पर 18 साल की कम उम्र के बच्चे मजदूरी करते हुए दुकान पर पाए गए। बाद में भी लोग वहां जागरूक नहीं हो रहे हैं। स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की तरफ से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया गया। ऐसा ही मामला ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट से आया, जहां पर दुकान संचालक के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 बच्चों को विभिन्न दुकानों से रेस्क्यू किया गया। क्या मतलब था अभियान? आज हम चाइल्ड लाइन से, मैं सुनीता वैसला, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन, और मेरे टीम मेंबर रविंदर और हमारी STU की टीम प्रभारी जो है अमर सिंह जी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ST की चेकिंग के दौरान 4 बच्चों को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया है। तो मैडम कौन बच्चे हैं, ये क्या काम कर रहे थे, क्या एज है इनकी? ये बच्चे सारे जो हैं 12 से 14 के बीच के हैं और सारे बच्चे जो हैं अभी पढ़ाई, जबकि स्कूल खुलते हुए भी, स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल गोइंग भी हैं, जब भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और यहाँ पे दुकानों पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो मैडम ये अभियान अभी कहाँ तक चलेगा? ये अभियान एक्चुअली अभियान के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 1098 जो इमरजेंसी नंबर है, हमें इन पे कॉल आती है 1098 पे, और हम उसके दौरान ही फिर AST को साथ में लेते हैं, जो AST की टीम है हमारी, उसके साथ हम लोग जाते हैं और जब हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। तो ये कौन से एरिया मैडम आज आए हो रेस्क्यू करने के लिए? ये ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट है, इसमें हम बच्चों को बालश्रम करते हुए हमने रेस्क्यू किया। ओल्ड की मार्केट में हमने आज 4 बच्चे रेस्क्यू किए हैं, जो जिनकी 10 से 12-13 साल की उम्र है, वो चाइल्ड लेबर बच्चे कर रहे थे। और उन बच्चों को रेस्क्यू करके हम जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी करेंगे और CWC को हम लोग पेश करेंगे। जो CWC आदेश करेगी, उनके खिलाफ FIR करती है, जुर्माना करती है, वो CWC का आदेश होता है। बच्चों की क्या एज है सर? बच्चों की किसी की 10 है, किसी की 12 है, सबकी अलग अलग एज है। तो सर अगर किसी को सूचना देनी हो तो क्या नंबर है? टोल फ्री 1098 है, जो भारत सरकार का चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098 टोल फ्री नंबर है। उस पर आप कहीं भी कॉल कर सकते हो, वो टोल फ्री नंबर है, उसमें कोई अलग से चार्ज। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां जिला अध्यक्ष ने पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य को शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य बुजुर्ग से नारियल फोड़ कर कराया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15A पार्क के सौंदर्यीकरण का बीजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर और शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने बुजुर्ग के हाथ से नारियल फोड़कर शुभारंभ कराया। इस मौके पर सेक्टर 15 के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित पार्क का करीब 10 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। इसका शुभारंभ आज बीजेपी के दोनों जिला अध्यक्षों ने नारियल फोड़कर शुरू कराया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि डे प्लान के करीब 1.25 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा दिए गए हैं, जिससे करीब 10 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।
खबर यूपी के सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि यूपी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर इलाके का अंबाला रोड स्थित रेलवे पुल से तेज रफ्तार बेकाबू कार पुल नीचे से गिर गई। पुल के नीचे गिरने के कार के परकच्चे उड़ गए। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरे घायल को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि कार सवार देहरादून में पटेल नगर के रहने वाले थे। खबर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि खबर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की मां ने पत्नी पर हत्या का भी आरोप लगाया है। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद के NH2 की नई आबादी वाली बालाजी मंदिर के पास नरेंद्र पुत्र केदार सिंह रहते हैं, जिनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव सड़क के किनारे पड़ा मिला है। सूचना पर आसपास के स्थानीय लोग पहुंच गए और शव को घर में लाकर रख लिया गया। सूचना पर पहुंची मां फूलश्री ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस सूचना पर पहुंची शव और को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस तत्परता से यहाँ पहुंची थी। मृतक का नाम नरेंद्र यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, ये प्रकाश में आया है। परिजनों के द्वारा कोई रंजिश या अन्य किसी बात की बात नहीं बताई गई है। गले पर निशान है चोट का, लिगेचर का भी हो सकता है, हाथ से भी दबाया गया हो सकता है, लेकिन अभी मौत के कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है। मृतक शराब पीने के आदी थे और बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, ऐसी बात उनके परिजनों के द्वारा भी बताई गई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया बॉडी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से इसमें काम किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर यूपी के कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर किसानों ने एक अनोखी पहल की है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से उन्होंने अमेरिकन केसर की खेती सीखी है। कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले किसान ने इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह से यह है कि जिले में पहली बार अमेरिकन केसर की खेती किसान ने शुरू की है। किसान ने पीएम मोदी के मन की बात से प्रभावित होकर और यूट्यूब की मदद से अमेरिकन केसर की खेती शुरू की, जिसके बाद से ये किसान लोगों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। वहीं जिले के अधिकारी भी किसान को इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। साथ ही किसान को और प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कहे हैं। कानपुर देहात जिले के सरवनखेड़ा विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्र हिलौठी में रहने वाले किसान एक अनोखी पहल चर्चा का विषय बन गया है। देखिए, सरवनखेड़ा विकासखंड जो हमारा है, वहाँ पे हितौली गांव में चंद्रभूषण एक किसान हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है आत्मनिर्भर भारत का। उनसे बातचीत करने पे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से प्रेरणा लेके और YouTube के माध्यम से सीख के उन्होंने केसर की खेती शुरू की है और बहुत बढ़िया इस समय केसर की वो फसल उगा रहे हैं। केसर आप जैसे जानते हैं एक बहुत हाई यील्डिंग क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, और इससे उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हर किसान की आय दुगनी हो, इसमें भी वो मदद मिलेगी। वो एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे अपने गाँव के और पूरे जनपद के सभी किसानों के लिए कि इस तरह से अगर किसान प्रगतिशील सोच रखे तो अपनी आय को बढ़ा सकता है और सुख और समृद्धि का जीवन जी सकता है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से सामने आ रही है, जहां अनोखे कबूतर को देखा गया। आपको बता दें कि अनोखे कबूतर को टूर्नामेंट जीता गया है। अफगानिस्तान के घरों में गुटरगू अब शाहजहांपुर के घरों में भी सुनाई पड़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हरे कबूतरों की, जो न केवल देखने में ही खूबसूरत हैं बल्कि आसमान में ऊंची उड़ान में भी माहिर हैं। हुनरमंद खूबसूरत हरे कबूतर को यहाँ के लोग पाल पोस रहे हैं, बल्कि अब यह परिवार के सदस्य भी बन गए हैं। ऐसे में यह कबूतर टूर्नामेंट में परिवार के लोगों को इनाम भी दिला रहे हैं। पेश है, आपने रंगीन कबूतर तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मोर की तरह हरे रंग के कबूतर देखे हैं?
यदि आपने भी नहीं देखे तो हम आपको इन तस्वीरों में खूबसूरत हरे कबूतर को दिखाएंगे। शाहजहांपुर के कबूतर इन हरे कबूतरों को पाल रहे हैं। अफगानिस्तान के घरों में गुटरगू करने वाले कबूतर न केवल खूबसूरत नजर आते हैं बल्कि ऊंची उड़ान के लिए भी बहुत ही मजबूत हैं। इनकी देखभाल बहुत करना पड़ती है। इनको बीमारी बहुत है, इस वजह से दाने के वक्त बैठ के हम इनको सर्च करते हैं कि कौन दाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। जो नहीं खा रहे हैं उनकी दवा इलाज होती है, उनके लिए वैक्सीनेशन भी किया जाता है। साल में हर 3 महीने के ऊपर RDF लसोटा लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा बीमारी है तो इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बचाया जाता है इन्हें बीमारी से, ठंड से बचाया जाता है। गर्मी होती है तो फिर गर्मी के लिए वैसी इनकी बदली जाती है कि गर्मी ना इन्हें ज़्यादा लू ना सताए। ये शौक़ तो हमारा तो हम तो मतलब पैदाइश से ही हमारे यहाँ कबूतर देखे हमने। हमारे फादर जो हैं उनके यहाँ उन्होंने भी पाले बचपन से ही, और उनसे पहले हमारे दादा को था, उसके बाद परदादा तक तो हमें याद है कि परदादा तक तो कबूतर पाले गए हैं तुमसे। ये कबूतर बेसिकली तो अफगानिस्तान की ही नस्ल है और वहाँ से ही ये शाहजहांपुर आए हैं, और यहाँ शाहजहांपुर में ही आपको हरा कबूतर मिलेगा। बाकी दूसरी जगहों पे यहाँ से जाके तो मिले हैं। दुनिया में शाहजहांपुर का ही नाम मतलब कबूतर से जुड़ा हुआ है। ये शौक आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज। नमस्कार।